आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3। पेपर 3 का ये चैप्टर 8 है और भाग 3 है। अभी तक इसका भाग 2 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ होगा वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा सा और आगे इसको मुगल काल के बारे में पढ़े। हम लोग बाबर तक पढ़ लिए थे कि बाबर ने कैसे भारत पर शासन किया और बाबर की मृत्यु हुई, इसके बारे में पूरा अच्छा से पढ़ लिए थे। बाबर के जो 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी, यानी एक लड़की थी, और चारों में सबसे बड़ा जो था हुमायूं था। बाबर ने अपनी मृत्यु होने से पहले अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया था कि हमारे मृत्यु के बाद हुमायूं ही उत्तराधिकारी रहेगा, लेकिन एक बात उसने एक निश्चित किया था कि हमारा उत्तराधिकारी हुमायूं तो रहेगा, लेकिन हमारा जो साम्राज्य है वो हमारे बाकी जो बच्चे हैं उनमें सब में बांटा जाएगा साम्राज्य। हुमायूं को ये निर्देश दिया था कि तुम जो हमारे मृत्यु के बाद हमारा जो साम्राज्य है बाकी अपने भाइयों में भी बांटना। तो हुमायूं देखिए पढ़ा लिखा था, समझदार भी था, इसीलिए इसने क्या किया, अपने पिता की कही हुई बातों को माना और अपने जो साम्राज्य है उसको बंटवारा किया, और यही सबसे बड़ी उसकी गलती साबित हुई। अपना उदारता इतना दिखा दिया कि यही सबसे बड़ी उसकी गलती साबित हुई। चलिए हम लोग थोड़ा हुमायूं के बारे में जानते हैं। हुमायूं जो 1530 से 1540 तक शासनकाल रहा, फिर बीच में हुमायूं हार गया, और हारने के बाद दिल्ली के राजगद्दी पर शेर शाह सूरी बैठता है, और शेर शाह सूरी जो था वो शेर शाह सूरी की मृत्यु होने के बाद उसके शेर शाह सूरी के पुत्र और उसके आगे आने वाले वंशज जब दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते हैं तो वो उस राजगद्दी को उतना अच्छा से नहीं संभाल पाते हैं। फिर दोबारा उधर हुमायूं आता है। हुमायूं को मृत्यु नहीं हो जाती है। 40 में युद्ध हारने के बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला जाता है और अपना सैन्य संगठन करके फिर वापस 55-56 में आता है, और 55 में वापस आता है, और 55 में वापस आक्रमण करता है दिल्ली पर, और दिल्ली को शासन अपने हाथों में ले लेता है, और 55 से 56 तक वो शासन करता है। उसके बाद सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं को मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद इसके आगे आने वाले शासक इस पर शासन करते हैं। इस वंश के, मुगल वंश के आगे आने वाले शासक शासन करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हुमायूं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तब बाद में उसके बारे में समझेंगे, नहीं तो अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। सबका नाम अभी बता देंगे तो आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी हुमायूं के बारे में देखें। बाबर के बाद हुमायूं आया। हुमायूं 1530 में शासक बनता है। इसके जन्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता भी काबुल वाले क्षेत्र में रहते थे। बाबर भी पहले कहाँ पर रहता था? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से ही ना बाबर के भारत में एंट्री हुई। उससे पहले तो वो काबुल, फरगना वाला क्षेत्र में वो सब रहते थे। तो ये इसकी जन्म जो हुआ था, हुमायूं का जो जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। इसकी माता का नाम माहम बेगम था, ध्यान रखिएगा, और पिता का नाम तो आप जानते ही हैं, बाबर था। पिता का नाम क्या था? बाबर था। अब समझते हैं बाकी इसके और 3 भाई थे और एक बहन थी, कमरान, अस्करी, हिंदाल, और इसकी एक बहन थी गुलबदन बेगम। इसने हुमायूं नामा की रचना किया था, ध्यान रखिएगा, हुमायूं नामा की इसने रचना किया था, ध्यान रखिएगा। इसकी बहन जो थी हुमायूं नामा की इसने रचना किया था। अब देखिए इसकी बहन ने जो हुमायूं नामा की इसने रचना किया था, और बाकी जो 3 भाई थे ये भी ठीक ठाक समझदार थे। अब एक और बात समझिए, जो हुमायूं था, हुमायूं के जन्म होने के बाद ये लगभग 12 वर्ष का था। कितना वर्ष का? 12 वर्ष का। 12 वर्ष का जब हुआ ना तो इसकी ट्रेनिंग चालू हो गई। 12 वर्ष की जब ये हुआ तो इसकी ट्रेनिंग चालू कर दी गई, और ये छोटे छोटे जगहों का सूबेदार बना दिया गया इसको। किसको? छोटे छोटे जगहों का हुमायूं को सूबेदार बना दिया जाता था। कौन बनाता था? बाबर। अपने जो भी क्षेत्र कब्जा में रखता था उस क्षेत्र को क्या बना देता था? जैसे उस समय जब ये 12 वर्ष का था, जैसे जन्म हुआ इसका ये 1508 में, तो ये 12 वर्ष का कब हुआ होगा? 1520 के करीब में 12 वर्ष का हुआ होगा। तो उस समय बाबर का जो शासनकाल था काबुल वाले क्षेत्र में था, ध्यान रखिएगा, काबुल वाले क्षेत्र में था, उससे थोड़ा सा आगे वाले भी क्षेत्र में था। तो वही क्षेत्र का छोटे से जगह का 12 वर्ष की उम्र में ही ये हुमायूं को सूबेदार बना देता है। कौन? बाबर। क्योंकि बाबर को पता था कि हमारे बाद जो शासन संभालेगा वो हुमायूं संभालेगा। देखिए इस समय 12 वर्ष के बच्चे कितने से क्लास में पढ़ रहे होंगे? 7 क्लास के बच्चों को देख लीजिएगा, इस समय के बच्चे। और वो था, बाबर था जो अपने बच्चा का क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया। मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित किया हुआ था उन लोगों का, और उन लोगों को ट्रेनिंग ही इस तरह से दिया जाता था कि तुमको राजा बनना है। इसीलिए इतिहास में देखिएगा राजा का बेटा राजा योग्य बनता है, पूरा ताकतवर होता है। ताकतवर इसलिए नहीं होता है कि वो राजा का बेटा है, ताकतवर इसलिए होता है कि उसको वैसा माहौल में उसको ढाला गया, वैसा माहौल में उसको ट्रेनिंग दिया गया, इसलिए राजा का बेटा ताकतवर। देखिए शारीरिक रूप से नहीं कर रहे हैं,
हम मानसिक रूप से कह रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि उसको देखिए, शरीर से कोई कितना भी भारी हो और शरीर से कोई कितना भी ताकतवर हो, जब तक उसको युद्ध कला नहीं सिखाया जाएगा, जब तक दौड़ने का, घोड़सवारी का, लड़ने का तरीका नहीं सिखाया जाएगा, आपका शरीर ताकतवर होने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए तो ये राजा के जो लड़के होते थे वो क्या बन जाते थे, राजा, और बहुत ही योग्य राजा बन जाते। क्यों? क्योंकि उनको शुरू से ही इतने छोटे उम्र से, आप इतने छोटा बच्चा को देख सकते हैं, 12 वर्ष के बच्चा को आसपास खेलते हुए आप देखेंगे, क्रिकेट खेलते हुए। 7 क्लास वाले बच्चों को क्या देखेंगे, 7वीं क्लास में ना, 7, 5, 12 यानी 7 या 6 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे आप देख रहे हैं आप आसपास में कितने कमज़ोर होते होंगे। क्या वो उनको अभी आप उनको शासन संभालने के लिए दे सकते हैं कि एक राज्य का आप शासन संभालिए, या एक छोटे से क्षेत्र का भी आप सूबेदार बन जाइए? वो अपना स्कूल का शासन नहीं संभाल सकते। अगर स्कूल का भी छोटे से जगह का कुछ बना दिया जाए उनको, तो वो नहीं संभाल सकते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, लेकिन इसको यहीं से ट्रेनिंग मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी बहन भी थी, उसने हुमायूं नामा की रचना किया था। अब क्या हुआ, ये 22 वर्ष के लगभग उम्र में, लगभग इसकी 22 वर्ष की उम्र हो गई थी, और उसी समय इसके पिता की हो गई मृत्यु। और पिता की मृत्यु होने के बाद हुमायूं क्या बन गया, राजा। और इसका राज्याभिषेक कब हुआ, 30 दिसंबर 1530 को। और ये 22 वर्ष की उम्र में, 22 वर्ष की उम्र में 10 साल तक इसकी ट्रेनिंग हुई, और 22 वर्ष की उम्र में इसके पिता की मृत्यु होने के बाद ही इसको राजा बनाएगा। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 20 से 21 साल के होंगे। आप खुद अपने आप सोचिए कि आपको कहीं जगह का राजा बना दिया जाए, और राजा ऐसे नहीं, राजा ऐसे बना दिया जाए कि बाहरी वाला कोई आक्रमण ना कर दे, आपको युद्ध भी लड़ना है। देखिए, राजा बनने का मतलब उस समय ऐसा नहीं होता कि बहुत ही मज़े हैं एकदम राजा बनने, नहीं। राजा बनने का देखिए मतलब क्या होता था। राजा बनने का मतलब कि आपके अंदर साहस भी होना चाहिए। देखिए, राजा को क्या क्या संभालना पड़ता था, अपनी युद्ध नीति संभालना पड़ता था, सैनिकों को संभालना पड़ता था, कर कैसे व्यवस्था किया जाए वो संभालना पड़ता था, न्याय कैसे किया जाए, लोग अगर कोई फरियाद लेकर आ गया तो उसको न्याय कैसे किया जाए, उसको सेनाओं का खर्च कैसे किया जाए, खर्च कैसे सेनाओं में खर्च कैसे किया जाए, और किनको कितना सैलरी दिया जाए, कर्मचारियों को कैसा रखा जाए, और बाहर अपना बॉर्डर की सुरक्षा कैसे किया जाए, किससे मित्रता किया जाए, किससे दुश्मनी किया जाए, ये सब एक राजा को देखना होता था। समझिए, 22 वर्ष की उम्र में आप लोग खुद सोचिए ना, आप ऐसा देख सकते हैं? अभी नहीं, आप बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। कुछ ही बच्चे होंगे जो ऐसा हो सकता है कि शायद राजा बनने के उनमें गुण हो। राजा बनने का गुण कैसे विकसित होता है? आपके ट्रेनिंग से होता है, ना कि आप राजा के घर में जन्म ले लिए तो राजा बनने का गुण विकसित होता है। देखिए, कोई भी, आप खुद सोचिए ना, कोई भी किसी के घर में जब जन्म लेता है तो उसके, देखिए, अगर उसके पिता कोई बड़े कलाकार होंगे या कुछ भी होंगे, या कुछ गायक होंगे या कुछ एक्टर होंगे, तो हल्का फुल्का गुण आ जाता है। हल्का फुल्का क्या, या कोई कुछ बनाने वाला होगा तो देखते होंगे कि वो घर का छोटा बच्चा भी, 3-4 बच्चे हैं तो 1-2 बच्चे बहुत अच्छा से सीख जाते हैं वो काम को। सभी तो नहीं सीख पाते, लेकिन 1-2 जरूर सीख जाते हैं, क्योंकि बचपन से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। वैसा ही, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। अब राज्याभिषेक हो गया, ये तो था एकदम कि ईमानदारी वाला बात था कि पिता जो कहे हैं वही बात मानना है। तो इसने अपने भाइयों में कमरान, अस्करी और हिंदाल को ये काबुल कंधार वाला इधर का क्षेत्र दे दिया। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मैप बना देते हैं, मैप यहाँ पर मैप बना देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, इधर वाला जो क्षेत्र है ये अपने भाइयों को दे दिया, इधर वाला क्षेत्र दे दिया। ये सिर्फ ये वाला क्षेत्र रखा था, जो दिल्ली वाला, आगरा वाला क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को खुद को रखा था, और बाकी सब अपने भाइयों में क्या कर दिया, बांट दिया, तीनों भाइयों में। और इतिहासकारों का मानना है, और आपका भी मानना होगा, देखिए आगे देखेंगे तो आप भी ये बात मान जाएंगे कि ये सबसे बड़ी गलती थी कि सबको बंटवारा किया। इसको पिता को ये था ना, बाबर को ये था कि हमारे बच्चे आपस में लड़े नहीं। अरे लड़े नहीं क्या, बच्चों को समझाना चाहिए था ना कि लड़े नहीं। तो देखिए, ये अब समझाने से भी क्या होगा, तो ये कमरान, अस्करी और हिंदाल को ये क्षेत्र दे दिया गया। ये लड़ाई तो नहीं किए, लेकिन बाबर की ये हुमायूं की मदद भी नहीं कर पाए। हुमायूं सोचा था कि अगर हम इनको क्षेत्र दे देंगे तो ये हमारे भाई हैं, कहाँ जाएंगे, ये हमारी मदद ही करेंगे, लेकिन कभी इन लोगों ने, इन तीनों ने इसका मदद नहीं किया। अब देखिए, इनके सामने, ये हुमायूं के सामने अब कठिनाइयाँ क्या क्या आई, प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या क्या रही। साम्राज्य विभाजन, पहला देश का साम्राज्य विभाजन हो गया। साम्राज्य छोटा होने के कारण कम कर इकट्ठा हुआ, और साम्राज्य का ऐसा ही नहीं विभाजन हुआ कि सिर्फ साम्राज्य, सैनिकों का भी विभाजन हो गया, हथियारों का भी विभाजन हो गया, ये सबका विभाजन हुआ, सबका बंटवारा हुआ। तो इसके पास सैनिक भी कम हो गए, हथियार भी कम हो गया, पैसा भी कम हो गया, सब कुछ कम हो गया, और इसके पास सब कुछ, और विरोधी ज़्यादा हो गए। देखिए, पैसा कम हुआ इसके पास, मतलब राजकोष खाली था, हथियार कम थे, सैनिक कम थे, कर्मचारी कम थे, ये सब सलाहकार कम थे, ये सभी लोग कम थे, लेकिन दुश्मन ज़्यादा थे। दुश्मन कौन थे? इसके पिता के सबसे ज़्यादा दुश्मन किस क्षेत्र में थे? यही वाला क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में। गुजरात दुश्मन था, ये बिहार वाले क्षेत्र में अफगान थे, ये महमूद लोदी था, ये
इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी इसी क्षेत्र में था ना, कि बदला लेने के लिए तैयार था एकदम। कौन? महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था। इसके पिता बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को मारा था। तो इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी इधर बिहार वाला क्षेत्र में था। कब इसको क्या किया जाए? पीटा जाए। इधर गुजरात के जो क्षेत्र में थे, राजस्थान के क्षेत्र में जो शासक थे, ये मारने के लिए इसको तैयार ही थे। फिर इसका चाचा जो था, किसका? इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी था। वो क्यों? उसको तो लालच था कि बाबर यहाँ से लूट कर चला जाएगा, लेकिन बाबर लूट कर गया नहीं और लात मारकर आलम लोदी को निकाल दिया अपने क्षेत्र से युद्ध जीतने के बाद। तो उसका जो आलम खां था, इसका इब्राहिम लोदी का चाचा, ये पहुंचा था गुजरात के शासक के पास, कह रहा था बार बार कि आक्रमण करो दिल्ली वाले क्षेत्र पर, इन मुगलों को भगाओ यहाँ से। इन मुगलों को, अफगान भी चाह रहे थे कि मुगलों को भगाया जाए, ये गुजरात वाले शासक आलम का भी चाह रहे थे। ये सब कोई इधर राजस्थान में जो क्षेत्र, राजस्थान और ये अलग अलग जो इधर कालिंजर वाला क्षेत्र में, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में ये शासक थे, वो सब चाह रहे थे कि मुगलों को कहाँ से, भारत से भगाया जाए। अब क्या, एंट्री तो हो गया, भगाया क्या जाए। अब देख, साम्राज्य विभाजन इसी तरह से हुआ। अफगानों से सबसे ज़्यादा शत्रुता था, क्योंकि अफगानों को इब्राहिम लोदी के बीच मैदान में मारा गया था, तो शत्रुता तो बाबर से नहीं थी ना। अब तो देखिए इसने क्या किया, धैर्य के साथ, ये पढ़ा लिखा तो था ही। और एक और बात समझिए, जब बाबर भारत में एंट्री कर रहा था तो इसको साथ लेकर आया था। ये कभी भी नाम नहीं ना आता है हुमायूं का। हुमायूं को कभी नाम आता है कि पानीपत के युद्ध में, पानीपत का आप युद्ध में, या राणा सांगा से जो युद्ध हुआ था, या ऐसे मेदिनी राय से जो युद्ध हुआ था, ये सारे युद्धों में बाबर के साथ में हुमायूं भी साथ में था। सारे जगहों पर चंदेरी का युद्ध हो गया, या आप ये राणा सांगा के साथ जो खानवा का युद्ध हो गया, इन सारे युद्धों में, और चाहे पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, बाबर के साथ में उसका पुत्र हुमायूं भी था। ध्यान रखिएगा, बाबर के साथ में कौन था? हुमायूं भी था। हुमायूं हर युद्ध में था। तो इसको युद्ध नीति तो उतना अच्छा से नहीं पता था, लेकिन लड़ना जानता था। ध्यान रखिएगा, लड़ना जानता था, और इसके दया की भावना इसके अंदर सबसे ज़्यादा थी। तो देखिए दया की भावना के कारण क्या क्या होगा। इसको उतना अच्छा युद्ध नीति नहीं ना जानता, क्योंकि सारे युद्ध नीति इसके पिता देखते थे। बाबर सारा युद्ध नीति देखता था, तो इसको ज़्यादा जरूरतें नहीं पड़ा। तो देखिए सैन्य अभियान इसने कहाँ से चालू किया? 1530 में शासक बना, 1531 से चालू कर दिया कालिंजर ये नीचे वाला क्षेत्र था। ध्यान रखिएगा, ये नीचे वाला क्षेत्र कालिंजर था। सबसे पहले कालिंजर पर आक्रमण किया, और प्रताप रुद्रदेव आक्रमण करके कालिंजर में युद्ध चल ही रहा था। बहुत दिनों तक कालिंजर से युद्ध चल रहा था। तब तक इसको पता चला, किसको? ये कालिंजर से युद्ध लड़ रहा था। तब तक पता चला कि बिहार वाले क्षेत्र से जो महमूद लोदी है, वो आगे जौनपुर से आगे बढ़ रहा है, और ये दिल्ली वाले क्षेत्र पर आकर आक्रमण करने वाला। किसको सूचना मिला? ये सूचना मिला हुमायूं को, कि ये अब महमूद लोदी जो है इधर बिहार वाले क्षेत्र से दिल्ली पर आकर आक्रमण कर रहा है, और ये युद्ध लड़ रहा है। इससे हुमायूं तो युद्ध लड़ रहा था किससे? प्रताप रुद्रदेव से। तब इसने, हुमायूं ने क्या किया? समझौता करवा लिया प्रताप रुद्रदेव से। क्या समझौता करवाया? प्रताप रुद्रदेव को भी पता था कि अब हम हारने वाले हैं। अब और कुछ दिन मेहनत कर देता ना हुमायूं, तो समझिए प्रताप रुद्रदेव हार जाते। तो प्रताप रुद्रदेव भी चाह रहे थे कि समझौता हो। प्रताप रुद्रदेव से सैन्य खर्चा और जो भी नुकसान हुआ था उस सबका भरपाई करवा कर, और एक संधि के तहत प्रताप रुद्रदेव को क्या कर दिया? इसने छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? हुमायूं ने। क्या लिया? सैन्य खर्चा लिया, जितना भी इसका नुकसान हुआ था सब नुकसान लेकर, और प्रताप रुद्रदेव को छोड़ दिया। देखिए दुश्मन को कभी छोड़ा जाता है? ये तो देखिए आगे क्या करेगा, आने वाले समय में देखिए क्या होगा। अगला तो ये 1531 में यहाँ पर संधि करके और बढ़ा इधर तरफ, महमूद लोदी की तरफ इधर बढ़ा, इधर महमूद लोदी की तरफ बढ़ा, और दोनों की मुलाकात दोहरिया में हो गया। दोहरिया, महमूद लोदी और ये हुमायूं का, और हो गया 1532 में युद्ध महमूद लोदी और ये हुमायूं के बीच। यहाँ पर हुमायूं जीत गया और महमूद लोदी वहाँ से निकल गया। जीतने के बाद महमूद लोदी क्या हुआ? निकल गया वहाँ से, और ये हार गया, महमूद लोदी हार गया। फिर 1532 में ही ये आगे बढ़ा, 1532 में ही आगे बढ़ा, और चुनार के किला पर इसने आक्रमण कर दिया। किसने? हुमायूं ने चुनार के किला पर आक्रमण कर दिया, और वहाँ पर था शेर खां, जिसका नाम है शेर शाह सूरी। अब आगे मिलेगा, देखिएगा, शेर शाह सूरी 4 महीनों तक चुनार के किला में, ये मान लीजिए चुनार का किला हो गया ना, ये ऐसा आपको समझाने के लिए बताएं। चुनार के किला में अंदर शेर शाह था, शेर शाह 4 महीनों तक शेर शाह अंदर था, और ये कौन था? हुमायूं बाहर था। हुमायूं बाहर से आक्रमण नहीं कर रहा, मतलब आक्रमण हो तो रहे थे, लेकिन ये अंदर ही था। शेर शाह सूरी कुछ देर आक्रमण हो रहा था, फिर युद्ध शांत, फिर आक्रमण, फिर युद्ध शांत, ऐसे ही करके हो रहा था। 4 महीनों बाद शेर शाह द्वारा समझौता कर लिया गया। किससे? हुमायूं से। अगर हुमायूं और थोड़ा सा मेहनत करते तो यहाँ पर शेर शाह सूरी पराजित हो जाते, लेकिन यहाँ पर ही मेहनत नहीं किया,
ये अंतिम समय पर जाकर देखिएगा, ये हर जगह इसकी यही गलती होगी, अंतिम समय पर जाकर और संधि कर लेगा। देखिएगा शेरशाह सूरी, अब यहाँ पर शेरशाह सूरी, चुनार के किला में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हो गया संधि, जितना खर्च था खर्च ले लिया, और शेरशाह सूरी का जो पुत्र था, शेरशाह सूरी के पुत्र को अपने यहाँ कहा कि हुमायूं कहा कि हमारे यहाँ भेजिए उसको सेवा में और एक सैन्य टुकड़े के साथ, हमारे साथ युद्ध लड़ेगा, हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ हमारे सपोर्ट में युद्ध लड़ेगा। शेरशाह सूरी ने कहा बढ़िया है, ठीक है। और शेरशाह सूरी को ये किला सौंप कर ये हुमायूं निकल गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए, फिर 1500 इधर देखिए, इधर वाले क्षेत्र में जो गुजरात वाला ये क्षेत्र था, यहाँ पर एक शासक था बहादुर शाह। देखिए बहादुर शाह था एक शासक। यहाँ पर एक राजस्थान वाले क्षेत्र में एक महारानी थी जिनका नाम था कर्णवाही। क्या नाम था? कर्णवाही नाम था उनका, ध्यान रखिएगा, कर्णवाही। अब राजस्थान वाले क्षेत्र में कर्णवाही थी और ये इधर वाले क्षेत्र में था ही हुमायूं। तो यहाँ की जो महारानी थी, इनको बार बार ये बहादुर शाह परेशान करता था, यहाँ से बार बार परेशान करता था। और जो कर्णवाही थी, ये हुमायूं को अपना भाई मानती थी। हुमायूं को क्या मानती थी? अपना भाई। तो हुमायूं के पास एक राखी इन्होंने भिजवाया, कर्णवाही ने राखी और एक संदेश लिखवा कर भिजवाया कि आइए हमको बचाइए, अब अंतिम समय हो गया है, अगर आप नहीं बचाइएगा तो बहादुर शाह हमारे क्षेत्र पर आक्रमण कर देगा, और मतलब क्षेत्र को तो घेर ही लिया, अब हम लोग बचने वाले नहीं हैं। ये संदेश कर्णवाही द्वारा पहुंचाया गया हुमायूं के पास राखी के साथ। हुमायूं को ये संदेश मिला तो हुमायूं दिल्ली से किधर की ओर बढ़ा? इधर इस क्षेत्र की ओर बढ़ा। लेकिन उस समय हवाई जहाज तो थे नहीं, घोड़ा था, पैदल सैनिक थे, ये अपना सैन्य व्यवस्था लेकर एकदम निकला उधर। तब तक जब तक पहुंचा तब तक ये बहादुर शाह ने पूरे इस क्षेत्र को कंट्रोल में ले लिया था, और इसी कारण कर्णवाही को क्या करना पड़ा? जौहर करना पड़ा। जौहर समझते हैं? कर्णवाही को जौहर करना पड़ा। अब जौहर क्या होता था उस समय राजस्थान वाले क्षेत्र में, आप जानते भी होंगे, एक बड़ा सा कुंड होता था, ऐसे कुंड हो गया, और ये बहुत ही गहरा कुंड होता था, और इसमें आग लगा दिया जाता था। और जब भी युद्ध, मान लीजिए कोई भी क्षेत्र हारा ना हो, वहाँ की औरतें थी, वो क्या करती थी, मान लीजिए वो किला पूरी तरह से घेर लिया गया है, और अंदर जब बाहरी वाले सैनिक एंट्री करते थे कि अब सबको मारेंगे, इसीलिए मारेंगे, तभी वो औरतें क्या करती थी, वो यहाँ पे इसमें आग लगा देती थी, और आग लगाकर इसी में कूद जाती थी, इसमें कूद जाती थी, उसी को जौहर कहते हैं। उनकी हो जाती मृत्यु, अब दोबारा उसमें से निकल नहीं पाइएगा। उसी को, उनको था कि ये मारे इससे पहले हम ही अपने आप को क्या कर लें, मार ले। इसीलिए ये जो कर्णवाही थी, इन्होंने जौहर कर लिया। तब तक कौन पहुंच गया? हुमायूं ने पहुँच कर बहादुर शाह का जो करना था वो तो किया ही। बहादुर शाह हार गए वहाँ पर। हुमायूं देखिए पहले पहुँच जाता तो इनको जौहर नहीं करना पड़ता, लेकिन क्या करे, उसको भी तो पैदल आना था, और इधर से निपटते हुए आना था ना सबसे। मान लीजिए छोटे छोटे जो शासक थे, आपको जाने का रास्ता थोड़े दे देंगे, निपटते हुए आना था। तो कर्णवाही ने यहाँ जौहर कर लिया, और बहादुर शाह ये 1535 से 36 के बीच में गुजरात वाले क्षेत्र, बहादुर शाह जो था, यहाँ पर हुमायूं ने आक्रमण किया, वहीं पर आकर पहुँच गए। तब तक कर्णवाही ने अपना जौहर कर लिया था, आक्रमण करके बहादुर शाह को हरा दिया, और ये गुजरात वाला क्षेत्र भी हुमायूं के कंट्रोल में आ गया। गुजरात वाला क्षेत्र किसके कंट्रोल में आ गया? हुमायूं कंट्रोल में। फिर इधर क्या हुआ? फिर इधर देखा कि इसने देखा फिर शेरशाह की हरकतें इधर उधर होने लगी थी। अब शेरशाह जो था फिर अपने आप को ऐसा दिखाने लगा था कि हम ही सब हैं और कोई आसपास वाला। फिर इसने क्या किया? हुमायूं ने फिर शेरशाह को चुनार के किला में क्या कर लिया? चुनार के किला में घेर लिया। फिर चुनार के किला में कौन घेर लिया? शेरशाह को ये हुमायूं फिर चुनार के किला में घेर लिया, और इस बार शेरशाह हार गया। हारने के बाद चुनार का किला तो इसको मिल गया। हारने के बाद शेरशाह निकल गया था वहाँ से, चुनार के किला से निकल गया। अब हारने के बाद शेरशाह चुनार के किला में रुका नहीं, निकल गया चुनार के किला में, पकड़िए नहीं पाएंगे। कौन? हुमायूं। ये निकल गया शेरशाह चुनार के किला से, और निकल गया तो चुनार का किला किसके कंट्रोल में आ गया? अगले बार चुनार का किला आ गया। देखिए यहाँ पर तो देखिए पहली बार में 32 में चुनार का किला शेरशाह सूरी के पास ही था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हो गया संधि, लेकिन यहाँ पर संधि नहीं हुआ। और संधि नहीं होने के बाद क्या हुआ? ये चुनार का किला हो गया हुमायूं कंट्रोल में, और हुमायूं बंगाल की तरफ आगे बढ़ गया। ठीक है, ये बंगाल की तरफ इधर क्षेत्र में बढ़ा। बंगाल के कुछ क्षेत्रों को जीतकर हुमायूं जब वापस लौट रहा था, शेरशाह सूरी ने क्या किया? इस बार बढ़िया योजना बनाया। और आप जानते होंगे, ये देखिए बिहार वाला क्षेत्र, ये गंगा नदी है। ठीक है, बिहार वाला क्षेत्र है, ये गंगा नदी है। और गंगा नदी आपको पता है बिहार के लगभग 2 बराबर भागों में, लगभग मान सकते हैं कि बराबर भागों में यहाँ पर बांटती है। यहाँ पर बराबर भाग नहीं है, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, ऐसे इसको समझ लीजिए।
यहाँ पर गंगा नदी बिहार के 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ कर्मनाशा नदी मिलती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है कर्मनाशा और गंगा का जहाँ पर संगम होता है उसके आसपास वाला जो क्षेत्र होता है वो चौसा का मैदान बोला जाता है उसको। वो बिहार और यूपी के बॉर्डर के एकदम नज़दीके में है, ध्यान रखिएगा। बिहार यूपी के बॉर्डर के नज़दीके में वहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती है, ध्यान रखिएगा, कर्मनाशा और गंगा नदी। अब देखिए कर्मनाशा और गंगा नदी का जो संगम था वहाँ पर चौसा के क्षेत्र में यहीं पर बैठा हुआ था कौन? शेरशाह सूरी अपना ऐसी ये लेकर अपना सेना लेकर, और इधर से आ रहा था बंगाल से लौटकर कौन आ रहा था? हुमायूं को बात पता चल गया कि शेरशाह सूरी यहीं पर बैठा हुआ है। अब चौसा के मैदान में जाएंगे तो बहुत बड़ा फील्ड है, आसपास देखिएगा जंगल भी बहुत सारे लगे हुए हैं, तो वहीं पर बैठा हुआ था ये सूचना मिला हुमायूं को। अब दोनों सेनाएं आमने सामने, लेकिन कोई किसी को कुछ कर नहीं रहा है। हल्का सा ये कुछ चला रहे हैं तो तीर और चला रहे हैं, थोड़ा सा ये तीर चला रहे हैं, हल्का सा हो रहा है, दोनों फिर कभी ये गायब हो जा रहा है तो कभी ये गायब हो जा रहा है, कभी ये गायब। इस बार प्लानिंग का शेरशाह सूरी को कि इसको कम से कम तो 3-4 महीना तक रोक कर रखना है इसी चौसा के मैदान में। शेरशाह सूरी बिहार वाले क्षेत्र का था, उसको पता है गंगा नदी में कितना भयंकर बाढ़ आता है, इसको पता था गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आता है। कब आता है बाढ़? और गंगा नदी में तो भयंकर बाढ़ आता है, आसपास के क्षेत्रों को तबाह करता है। ये तो गंगा नदी के फील्ड में बैठाया था इसको, गंगा नदी का जो किनारे वाला क्षेत्र था उसी में ये सेना आ गया था। हुमायूं को ये बात पता नहीं था। अरे हुमायूं फरगना से आया था, उधर काबुल वाले क्षेत्र से आया था, उसका पहाड़ी क्षेत्र है, और इधर आया था, इसको पता नहीं था गंगा नदी में कितना भयंकर ये सब मैदानी क्षेत्र है ना, वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो इधर कितना भयंकर बाढ़ आता है इसको पता नहीं था ये बात हुमायूं को, क्योंकि बचपन से तो उधर रहा था, उसके पिता के आने के बाद नहीं आया था इधर। अब जब अचानक क्या हुआ पता चला, ये शेरशाह सूरी सब एकदम गंगा नदी पर नज़र बनाया हुआ था कि कब ये बाढ़ वाला स्थिति आए। जब बाढ़ वाला स्थिति आया तो अपने ये शेरशाह सूरी ने पूरे सैनिकों को निकाल दिया उस फील्ड से, और आ गया रात को ही समय में आ गया बाढ़। ये अपने इसको पता था, शेरशाह सूरी को अपने सूचना लगा रहा था कि आसपास वाले के कब बाढ़ आना है, तो पता चला कि रात को बाढ़ एंट्री कर जाएगा इस फील्ड में। तो रात को बाढ़ एंट्री कर दिया, अपने सैनिक लेकर निकल गया यहाँ से। शेरशाह सूरी निकला, और शेरशाह सूरी निकल कर, और जैसे देखे कि बाढ़ आया रात को ना, तो ये पूरा भगदड़ मच गया इसके सैनिकों में, क्योंकि इसके सैनिकों ने भी कभी नहीं देखा था बाढ़, ना इसने देखा था। ये कहा ये क्या हुआ है यहाँ पर, पानी कौन इतना फेंकने लगा? ये बहुत इतना तेज पानी वहाँ पर झोंका आया पानी का, ये सभी इसके घोड़े जितना ये बिना युद्ध लड़े ये सारे सभी लोग तबाह हो गए एकदम पूरा। और इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी हुमायूं की कि कहा जाता है कि निजाम नाम के एक जो भिस्ती था, अगर वो नहीं बचाता निजाम, ध्यान रखिएगा इस यहाँ पर, अगर हुमायूं को अगर नहीं बचाता यहाँ पर निजाम नाम का निजाम नाम का जो भिस्ती था वो नहीं बचाता, तो क्या होता है, इनकी कामें खत्म हो जाता। ये घोड़ा लेकर कूद गया, और उसी क्षेत्र में जिस क्षेत्र से बाढ़ आ रहा था, नदी में बाढ़ आता है तो भागा जाता है उस क्षेत्र में जिधर से पानी नहीं आ रहा। ये भागने लगा उसी क्षेत्र में जिधर से पानी आ रहा है, और तेज वो क्या हो गया, बह गया पानी के साथ बहाव में। इसको बाहर निकाला, ये निजाम नाम का जो भिस्ती था बाहर निकाला, और देखा कि अरे ये तो राजा वाला पूरा ड्रेस पहना हुआ था, तो उसको लगा निजाम को कि ये तो राजा। तो निजाम ने क्या किया, इसको होश में लाने का प्रयास किया। जब ये होश में आया तो हुमायूं ने कहा निजाम से कि आओ, हम दिल्ली के शासक है, आओ तुमको हम दिल्ली का शासक बनाएंगे, तुमने हमारा जीवन बचाया है, हम तुम्हें दिल्ली का शासक बनाएंगे। तो जब हुमायूं दिल्ली पहुंचा तो निजाम भी पीछे दिल्ली पहुंचेगा, ये तो कहा है हमसे शासक बनाएगा हमको। निजाम पहुंचा दिल्ली, पहुंचने के बाद हुमायूं ने अपना जो बात है वो पूरा किया, क्योंकि देखिए ये बातों का पक्का इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसके जब पिता ने कहा था कि अपने भाइयों का बंटवारा करना, हिस्सा अपना देना, ये तो नहीं भी दे सकता था, लेकिन इसने दिया। फिर यहाँ पर निजाम से इसने वादा किया कि हम तुम्हें राजा बनाएंगे। निजाम जब दिल्ली पहुंचा थी तो कह भी सकता था नहीं बनाएंगे, क्या कर लोगे, कुछ कर लोगे, क्या कह तो सकता था ना, लेकिन नहीं, इसने निजाम को एक दिन का राजा बनाया। और निजाम ने एक दिन में चमड़ा का सिक्का चलवाया। इसी को कहा जाता है हुमायूं के शासनकाल में निजाम एक दिन के लिए बादशाह बना, और इसने चमड़ा का सिक्का चलवाया। दिल्ली सल्तनत में चमड़ा का सिक्का किसने चलवाया था? निजाम ने, ध्यान रखिएगा, चमड़ा का सिक्का इसने चलवाया था। चमड़ा का इसने सिक्का चलवाया, एक दिन के लिए शासक बना, चमड़ा का सिक्का चलवाया, और फिर वापस से हुमायूं शासक बना दिल्ली का। अब दिल्ली का शासक बना, ये चौसा का युद्ध हुआ, उस युद्ध को क्या कहते हैं? चौसा का युद्ध, क्योंकि चौसा का मैदान में ये युद्ध हुआ था 1539 में, इसीलिए इस युद्ध को क्या कहा जाता है? चौसा का युद्ध कहा जाता है, उस मैदान को चौसा कहा जाता है। अब फिर 1540 में अब तो शेरशाह सूरी का और मनोबल बढ़ा हुआ था, क्या अरे हम तो इसको पानी में बहा दिए, इसके सैनिक पूरा तबाह कर दिए। शेरशाह सूरी को पूरा मतलब था
पूरा एकदम मनोबल बढ़ा हुआ था। तब तक फिर ये, और उसको हुमायूं को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि हमको पानी में बहाया है, सामने सामने युद्ध न लड़कर हमको पानी में बहाया है। इसको भी गुस्सा था, दोनों लोगों को गुस्सा था कि मिलना था दोनों लोगों को, ये शेरशाह सूरी को भी युद्ध लड़ना था हुमायूं से और हुमायूं को भी लड़ना था इससे। 1540 में दोनों फिर मिल गए कहाँ पर, कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज में दोनों के बीच हो गया युद्ध, जिसको बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। और इसमें पूरा अच्छा तरीका से हुमायूं हो गया पराजित, और हुमायूं जब पराजित हुआ और शेरशाह सूरी जीता, और उसी समय शेरशाह सूरी दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। शेरशाह सूरी कहाँ पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और हुमायूं वहाँ से निष्कासित हो गया। हुमायूं का काम खत्म हो गया और दिल्ली पर सूर्यवंश का शासनकाल स्थापित हो गया। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।